कहीं किसी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया, तभी क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, देन बायोमास, लिविंग कंटेंट का जो बायोमास, जो मास है उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे और भी अगर क्या है, अगर गर्थ इंक्रीज करेगा स्टेम का, तब भी क्या है, वो ग्रोथ है। तो इतने सारे ये क्राइटेरिया को कैरी करने का काम करता है। फिर यहाँ पे बात वही फंसती है जाके, और क्वेश्चन वही अराइज होता है कि इस पूरे टॉपिक में अगर आप इसको क्लास 11th के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इसमें आपके लिए नया क्या है या न्यू क्या है। तो न्यू इसमें ये है कि जो आप इस ग्रोथ की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में आपने डिस्प्यूट नहीं सुना था छोटी क्लासेस में। आपको जब टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा आपको कि ग्रोथ के अगेंस्ट में भी यहाँ पे बहुत सारे अदर रिसर्चर्स भी आए और उन्होंने बोला कि नो, ग्रोथ इज नॉट अ वेल डिफाइनिंग एंड कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलने का ये मतलब, अच्छा कॉपीराइटेड फीचर हम लोग किसको बोलते हैं, या फिर आपने बोला कि भाई ये चीज है, मैंने एक सॉन्ग बनाया है, इसका कॉपीराइट मेरे पास है, मतलब कोई दूसरा अगर उसको इस्तेमाल करेगा तो आपसे परमिशन लेना पड़ेगा या आपको पैसे देना पड़ेगा। तो ग्रोथ जो है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ क्यों इसको एक्सेप्शन के तौर पे लिया गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रॉक बना दिया ये, ठीक है, फिर आफ्टर 20 years सेडिमेंटेशन की वजह से इस रॉक ने अपनी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। आप खुद ही तो बोल रहे हैं ना, लेंथ इंक्रीज करेगा, वेट इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा तो ग्रोथ है। तो ये तो बोल ही रहा है कि मेरे में सब इंक्रीज हुआ है। तो जब सब कुछ इसमें इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये ग्रोथ जो है ये एक कैरेक्टराइजिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कोई अगर आपसे रीजन पूछे कल को जाके, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये ग्रोथ जो है ये नॉन लिविंग चीजों के द्वारा भी दिखाया जाता है। वो चीजें भी यहाँ पे क्या करती हैं, इसको शो करने का काम करती हैं। लेकिन हाँ, अगर ये रॉक कर रहा है तो ये सेल डिवीजन नहीं कर रहा, यहाँ पे कहीं किसी तरीके का कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक्सेप्शन हम लोग बोल सकते हैं इसको। बस ये थोड़ा सा क्या हो गया, आपके यहाँ पे चेंज हो गया। ये पेज आपने नोट कर लिया होगा, और कुछ है नहीं इसमें, मेरे ख्याल से 1 मिनट लगना है आपको। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे नोट कर देती हूँ। देखिए जो एक्सेप्शन है, मतलब जिसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का बचपन से आज तक फीचर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड, etc grow by the accumulation of, by the accumulation of the materials, although they are नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होने के बाद भी ये क्या कर रहे हैं, ग्रोथ के फीचर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं। जब ऑब्वियस है कि एक पॉइंट को लेके इतना ज्यादा डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, लोग आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, रिसर्चर का एक ग्रुप है कह रहे हैं नहीं ये कैरेक्टराइजिंग फीचर है, रिसर्चर का दूसरा ग्रुप है जो कह रहा है कि नहीं ये कैरेक्टराइजिंग फीचर नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला, बोलेंगे अच्छा ठीक है काम करते हैं, ग्रोथ को हम लोग आउट कर देते हैं कंक्लूजन में। सो ग्रोथ cannot
be taken as the factor which categorizes the organism as living। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, आपको समझ आए, ठीक है। तो ये बात रही ग्रोथ के बारे में, समझ आ गया होगा। आप बोल रहे हैं अच्छा ये तो हमने बचपन से सुन रखा है। तो एक स्पेशलिटी आपको ये याद रखनी है कि अगर हम इसको कॉपीराइटेड फीचर मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वहां पे एक डिस्प्यूट अराइज होता है, और जिसका मानना ये है कि अगर ग्रोथ कॉपीराइटेड फीचर होता तो ऐसा किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी नहीं देखा जाता, लेकिन ये देखा जाता है। तो जिसकी वजह से हमने इसको बोला कि हम एक काम करते हैं, इसको वेल डिफाइनिंग फीचर से हम बाहर कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। ये पेज आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद एक टर्म है आपके पास, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सुन रखा है आपने, काफी बार आपने ये टर्म सुन रखा है। और बायो की बुक में ऐसे भी जहां स्टेटमेंट आना स्टार्ट होता है, मेटाबॉलिज्म तो वहां आता ही आता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रिप्लाई करेंगे उधर से, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेरी वॉइस जा रही है? कुछ भी रिप्लाई करते रहेंगे उधर से, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो पता नहीं चलता मुझे, तो उधर से रिप्लाई करेंगे साथ के साथ। वॉइस जा रही है मेरी? देखिए, मेटाबॉलिज्म के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ, मैं समझा रही हूं आपको, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, आपने अगर मिल्क कंज्यूम किया, अभी अभी दूध पिया आपने, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो मिल्क आपने अभी भी कंज्यूम किया है, जो आपने लिया है, उसमें आपने क्या लिया? तो लैक्टोज लिया है, ठीक है। जब लैक्टोज लिया है आपने, तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि लैक्टोज को जब आप तोड़ेंगे तो आपको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लैक्टोज कंज्यूम तो कर लिया आपने, लेकिन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इस लैक्टोज को इसी फॉर्म में नहीं ले सकता। अगर उसको लैक्टोज को कंज्यूम करना है, उसको पहले इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज के फॉर्म में तोड़ना होगा। नहीं समझ आया? एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। रोटियां खाते हैं आप, ठीक है, ब्रेड है, बिस्किट है, जो भी चीज है, हर एक चीज किस चीज से बनती है? आटे से, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप उस फ्लोर को, उस आटे को बिना प्रोसेसिंग किए ऐसे पाउडरी फॉर्म में खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं, चोकिंग हो जाएगा, ठीक है, वो फंस सकता है, वो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है आपको। अगर विंड पाइप में चला गया पाउडरी होने की वजह से, तो डेथ तक हो सकती है। आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा आटे को खाते हुए, खा ही नहीं सकते आप। तो ठीक उसी तरीके से लैक्टोज को आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और तब तक आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा जब तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन तैयार नहीं होता उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैंने आपको इतनी कहानी क्यों सुनाई? ताकि आपको ये बात समझ आए कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। आपने लैक्टोज को तोड़ा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया, कहाँ हो रहा है? ये आपकी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। आगे जाके फिर मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगी कि
आप बार बार एमिनो एसिड का नाम सुनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन को आपने खाया, प्रोटीन को आपने कंज्यूम किया, प्रोटीन को जब आप तोड़ेंगे तो आपको एमिनो एसिड्स मिलते हैं, वहां पे एमिनो एसिड फॉर्म होगा। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसे आप जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में, जिस हाउस में, जिस होम में, जहां भी रह रहे हैं, तो किस चीज का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उसकी यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे उसकी यूनिट क्या है, ब्रिक्स है। तो ठीक उसी तरह से कोई अगर आपसे पूछे कि मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो ये जो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, ये एमिनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। एमिनो एसिड ही प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो ये तो एक छोटा सा, मतलब पूरा ट्रेलर भी नहीं बोल सकते, समझ गए। तो ऐसे छोटे छोटे, एक मिनट में 50,000 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन एक अकेला सेल जो है वो परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी में कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो जो सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन सब को एक साथ इकट्ठा करके कोई ना कोई टर्म देना पड़ेगा हमें, उसको एग्रीगेट करके। तो जो आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस का जो एग्रीगेट होगा, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म टर्म देते हैं। क्या टर्म देते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म। यानी एग्रीगेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो मेटाबॉलिज्म पे आके बात यहाँ पे रुक जाती है। आप बोलेंगे कि अच्छा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म जो है, ये आपकी बॉडी का, सारे ह्यूमन की बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कैरेक्टराइजिंग फीचर तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेजेडी ये है कि आपके पास साइंस में एक टर्म है इनविट्रो। अगर जब कभी भी आपको इनविट्रो सुनने को मिले, तो उसकी मीनिंग है, या तो आप उसको बोल सकते हैं लैब कंडीशंस, या आप उसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली हो रहा है वो, लैब कंडीशन में या आर्टिफिशियली जब किसी चीज को किया जाता है तो हम बोलते हैं उसको इन विट्रो कंडीशन, या इन विट्रो भी लिख दिया जाए तो यही समझना है आपको, ठीक है। ये बायोलॉजिकल एक टर्म है, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसी चैप्टर में सुनने को मिलेगा। जगह जगह आपको ये जो टर्म है ये सुनने को मिलेगा। तो वहां पे आपको घबराना नहीं है कि पता नहीं इसका मतलब क्या है। इन विट्रो आपने सुना नहीं, कि आपको वहां खुद समझ जाना है इस इन विट्रो का मतलब, कि अच्छा, हम अब समझ चुके हैं कि हमें यहाँ पे किस चीज की पढ़ाई करनी है। हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे जो कि आप आर्टिफिशियली परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या मेरा बोलने का मतलब है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट में लिखूंगी तो आप मेरे से वापस क्वेश्चन तो पूछेंगे, नहीं भी पूछेंगे तो एक वर्ड में डाउट तो आएगा। तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मेटाबॉलिज्म को लेके कोई डिस्प्यूट है क्या, तो हाँ है। मेटाबॉलिज्म को लेके सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये है कि जो ये चैलेंजेस किए जा रहे हैं कि इतना अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शंस के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मतलब पूरी केमिस्ट्री जो है वो आपकी बॉडी के अंदर समा सकती है। इतने सारे केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर खुद ही हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको लैब में परफॉर्म किया जा सकता है। सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको इन विट्रो कंडीशन में परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जब इन विट्रो कंडीशन में इनको परफॉर्म किया जा सकता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो इस पूरे लिविंग सिस्टम में जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सब के सब मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सब के सब मेटाबॉलिज्म करेंगे। लेकिन all the chemical reactions, almost all the chemical reactions can be performed into lab conditions और artificially। तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये जो
फीचर बेचारा था या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एट्रीब्यूट है, ये भी क्या हो गया यहाँ से डिस्प्यूटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी आगे क्या करेंगे हम लोग, कंक्लूजन ऐड कर देंगे। इसकी कंक्लूजन में लिखेंगे मेटाबॉलिक chemical reactions metabolic chemical reactions may be introduced through the in vitro method। अब यहाँ तक समझ आया सबको, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। अगर यहाँ तक कोई डाउट होगा पूछ लेंगे मेरे से। चलिए आगे चलते हैं। अब एक आपके पास यहाँ फीचर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें ना, ये 9th क्लास से पढ़ रखा है आपने, मैं याद दिला देती हूँ। आपने ऑलरेडी ये सीख रखा है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आप एनालाइज करना स्टार्ट करें, अगर मल्टी सेलुलर है तो, यूनिसेलुलर अगर है तो स्टोरी वहीं ओवर हो जानी है। बोलने का क्या मतलब है कि अगर यूनिसेलुलर है तो एक इकलौते सेल को ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, चाहे उसके रेस्पिरेशन का हो, चाहे उसके रिप्रोडक्शन, कोई सा भी प्रोसेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपने ऑलरेडी सीख रखा है कि अगर हम सेल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, टिश्यू फॉर्म होगा। ठीक है, जब आप टिश्यू को ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे कैरी करने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है। एक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, प्लांट्स में अगर हम लोग देखें तो सेम वही चीज है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम, लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ऑर्गन के बाद यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी बात ये है, ये एक ऐसा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, इसके ऊपर कहीं कोई विवाद नहीं है। ये अच्छा कैरेक्टराइजिंग फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी, अब अगर आपने 10 पेन को एक साथ रख दिया रात भर रख के सोए, तो ऐसा नहीं कि सुबह जब आप उठे तो वो सारा एग्रीगेट होके एक आपको जायंट पेन बन के देगा, नहीं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, यस, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ये तो खैर है ही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिखिए इट इज द डिफाइनिंग, क्योंकि ऐसा किसी नॉन लिविंग में होता नहीं है, तो आप खुद ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ
living organisms, since all living organisms are made up of, अब अगर यूनिसेलुलर है तो एक सेल का बना होगा, अगर मल्टी सेलुलर है तो एक से ज्यादा सेल का बना होगा, और क्या इससे ज्यादा बात हो सकती है ना। बट है तो आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस सेलुलर फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पता ही आपको, रिजल्टिंग इन, पीछे रखा है आपने, ग्रोथ। एक सेल दूसरे सेल के साथ आप ऐड ऑन नहीं करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगा। आप अपनी लाइफ जर्नी में जब जाइगोट के फॉर्म में थे तो यूनिसेलुलर थे, लेकिन अगर जाइगोट ने कभी अपने आप को इंक्रीज ही नहीं किया होता, अगर वहां पे सेल सेल जुड़ के टिश्यूज नहीं बनते, क्योंकि बच्चे ये लाइन लिखने के बाद मेरे से क्वेश्चन पूछते कि मैम यहाँ पे रिजल्टिंग ग्रोथ क्यों लिखा आपने। तो जब आप एक जाइगोट के फॉर्म में थे, अगर यूनिसेलुलर ही वो रह जाता, वो अगर अपने सेल के नंबर को इंक्रीज नहीं करता तो कभी आपका साइज इतना बड़ा होता ही नहीं, आप भी माइक्रोस्कोपिक होते। तो यहाँ पे ये किस चीज को लीड करेगा कि हाँ, ग्रोथ जो है वो होगा वहां पे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी फिर आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन सब इसी की वजह से होगा। कहानी खत्म, स्टोरी ओवर। मेटाबॉलिज्म जितना पढ़ रहे हैं सब कुछ ये अकेला जो है ये शो करने का, कैरी करने का काम करेगा। इन बॉडी, अब यहाँ पे हम किस कंक्लूजन पे निकले, बोले अच्छा ठीक है, इसमें पॉजिटिव बात ये है कि ये कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है, फैक्टर है, वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में आप लिख लीजिए, सिंस ऑल नॉन लिविंग आर नॉट मेड अप ऑफ cells, so they do not have cellular organization। बस हो गया, ये इतनी सी बात है। तो ये एक आपने क्या सीखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी बात क्या है कि हाँ, ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को। अब एक आसान सा है हम लोगों के पास, जो कि जैसे आप 12th क्लास में जाएंगे उसकी भी चैप्टर 1 में आपको सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को ही पढ़ना है। तो मैंने पहले ही आपको ये बात बता रखी है कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं बस ये 11th तक ही ओवर हो जाएगा।
अगला जो यहाँ पे कैरेक्टराइजिंग फीचर है दैट इज रिप्रोडक्शन। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन, ये भी जानते हैं आप बहुत अच्छे से। तो आप बायो की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ये तो लिख ही सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, और फिजिकल तो आप लिखेंगे नहीं। कैसा है ये? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एनी लिविंग organism produces offsprings which are offspring अपने आप में प्लूरल वर्ड है, produces offspring which are similar to itself। अब यहाँ जो ये लिखा है ना, पहले आप इसको ऐसे नॉर्मल समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी स्पीशीज को हम लोग देखते हैं, किसी भी स्पीशीज को, जैसे यहाँ पे आपको बर्ड्स की स्पीशीज दिख रही है, बहुत सारी बर्ड्स है, ठीक है। तो ये जो सब के सब यहाँ पे बर्ड्स हैं, तो अगर ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो प्रोड्यूस भी तो बर्ड ही करेंगे ना। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। और इसके एक्सेप्शन के तौर पे क्या आपके सामने निकल के आता है, इसका जब आप एक्सेप्शन देखते हैं तो बचपन से आपने सुन रखा है, ऐसे नॉर्मली भी लोग जानते हैं कि जो म्यूल है, जो म्यूल प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो वो रिजल्ट है किसके इंटरब्रीडिंग का? म्यूल इज द रिजल्ट ऑफ interbreeding between horse and donkey। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या म्यूल हॉर्स की स्पीशीज का है, आप बोलेंगे नो। क्या हॉर्स डोंकी की स्पीशीज का है? नो। क्या डोंकी म्यूल की स्पीशीज का है? नो। तो ये तो इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा, और यहाँ पे ऐसे लिखना ये गलत सा भी लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लेंगे। एक्सेप्शन तो है एक ऐसा डेफिनेशन हम खुद ही दे रहे हैं, और डेफिनेशन लिखने के बाद फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस देने का काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से, और एक और आपके पास एक्सेप्शन क्या है जो कि काफी कॉमन सा है, दूसरा एक्सेप्शन के तौर पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स भी इस रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं। हम तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजिंग फीचर है, तो बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस स्टेराइल ऑर्गेनिज्म को बाहर कर देते हैं। ह्यूमन में बहुत सारी फीमेल या फिर मेल या कपल ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फीमेल में कोई एरर है, मेल के स्पर्म काउंट में कोई एरर है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि अच्छा रुको, हम तुम्हारे ऊपर टैग लगा देते हैं कि यू आर नॉट लिविंग, तुम लिविंग हो ही नहीं, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। तो लिविंग तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से, जो कि ये इतना अच्छा फीचर है रिप्रोडक्शन जो है, जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरे नेचर में, इस पूरे वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखने का काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको आज की क्लास में ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। इसके एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बताए हैं, और क्या क्राइटेरिया है, किसकी वजह से हमने डिस्कार्ड करा है, और इन सारे फीचर्स में से हमने सिर्फ किसको यहाँ पे कैरेक्टराइजिंग फीचर माना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। इसके आगे की जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।